नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न हमने आपके लिए क्वेश्चन बैंक से लाया है और क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगाइएगा, पहला नंबर सवाल है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन जो है अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो ए और बी दोनों विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम आपको याद रख के चलना है। आइए दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव होता है। 2 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रख सकते हो कि अलैंगिक जनन में एक प्राणी भाग लेते हैं मेरे भाई, सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। और एक बात और है कि अलैंगिक जनन में भैया जो उत्पन्न संतान होता है वो जनक के समान होता है, यानी कि पेरेंट के समान होता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि मेरे भाई जीवन काल कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक करते चलिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास को आप लोग लाइक कर देते हो ना, पढ़ाने में और भी मजा आ जाता है और आगे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा क्लास लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लाइक करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो, और कमेंट में बताइएगा हाँ भैया आज हम पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं। देखिए अब यहां पे पूछा जा रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है ये रिचर्ड ओवेन के द्वारा दिया गया। करेक्ट आंसर बी होगा। अच्छा, कब दिया गया था? तो 1849 ईस्वी आपको याद रखना है। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो खीरा हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा, उभयलिंगाश्रयी जिसे बता के चलते हो। देखिए अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या मेरे भाई ट्रिप्लॉइड होती है, यानी कि 3n में होती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पोमीकल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो बताइएगा यहां पे क्या हो जाएगा। चलो, जिस टाइप से पूछा जा सकता है, मधुमक्खी का पालन तो एपी कल्चर कहलाता है, मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाता है, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे पोमी कल्चर, फलों का उत्पादन पोमी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, यानी कि आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को परचेज करना चाहते हो मेरे भाई, जो कि गारंटी वाला नोट्स है कि आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो वो हमारे तरफ से दिया जाएगा। और वो भी बहुत कम क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पढ़ना है और कम क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें हमारी गारंटी है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मेरे भाई इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसपे कि आप 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप ये परचेज कर सकते हो। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम में बनाया गया है मेरे भाई। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, आपको ये मिल जाएगा मेरे भाई। याद रहे मात्र 199 में अभी से लेके आपका नंबर एग्जाम तक हमारे फोन में सेव रहेगा और जो भी चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा वो सारा कुछ भैया आपके प्रदीप भैया आपको प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखिएगा ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा जब आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो
तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन मेरे भाई कहीं से पढ़ो, लेकिन इस नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। देखो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है ये बताइएगा। तो आपने बताया भैया वृषण में, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल फ्री मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि निषेचन आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन तो मनुष्य में भी होता है, लेकिन यहां पे मछलियों का बात हो रहा है, तो शार्क में भैया आंतरिक निषेचन होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहां पे कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गैमीट का निर्माण क्या कहलाता है? देखो गैमीट का हिंदी क्या होता है? गैमीट का हिंदी होता है युग्मक। क्या होता है? युग्मक होता है, और युग्मक के निर्माण को हम युग्मक जनन कहते हैं, गैमीट निर्माण को भैया गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कॉपर टी किसे रोकता है? तो कॉपर टी रोकता है फर्टिलाइजेशन को। किसे मेरे भाई? निषेचन को रोकता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगा, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी। तो ये सभी लाइन तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? यहां पे मेरे भाई बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? आप क्या बताओगे? तो आपने बताया भैया सिफिलिस आए, गोनोरिया आए, हर्पिस आए, हेपेटाइटिस बी आए, ये सभी तो है जो यहाँ पे यौन संचारित रोग है, यानी कि एसटीडी भी लिखते हैं भैया, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। और आज देखते हैं 35 में आपका कितना सही हो पाता है। अगर आप इसमें से 20 से ज्यादा को सही करते हो तो मान लेना कि भैया तैयारी सही रास्ते पे है। देखो मेंडल के नियम का एक अपवाद है संलग्नता, लिंकेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 का बताइएगा। 16 नंबर सवाल है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? त्वचा का रंग। क्या होगा? त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है यहां पे है कि इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? पहले तो आप ये याद रख लो कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ये किया था मेरे भाई कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था, ये बात आपको याद रखना है। और सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप ओ होता है, अगर सर्वग्राही पूछेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ये सब बात भी आपको याद रखते चलना है। आइए यहाँ पे 18 नंबर सवाल को देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है मेरे भाई न्यूक्लिएजेज के द्वारा खंडित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लास को लाइक करने के लिए नहीं भूलना मेरे भाई, क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा सभी साथी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि यूरासिल किससे संबंधित है? यूरेसिल मेरे भाई बताइएगा नाइट्रोजनस बेस है आरएनए का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसीलिए तो आरएनए से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा। आइए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या 64 है, ऑप्शन नंबर डी बता के चलिएगा। आप लोग क्या बताओगे? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज मेरे भाई ये किया गया था ब्रिग्स के द्वारा। अच्छा भैया कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है वो मैं आपको बताते चलना हूं अलग से। देखो यहां पे क्या है, प्रश्न है कि डोडो क्या है मेरे भाई? डोडो जो है ये विलुप्त करी है मेरे भाई। क्या है? विलुप्त करी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा बताइएगा भैया डोडो जो है ये विलुप्त हो चुकी है, ये कहां पाई जाती है? तो मॉरिशस में पाया जाने वाला एक विलुप्त पक्षी है, आप याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि डायनासोर क्या है? डायनासोर बताइएगा मेरे भाई। तो डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का
इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे मेरे भाई? ड्रायोपिथिकस एप के अधिक समान थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लंगूर जानते हो ना भैया, बंदर वाला लंगूर, वही वाला बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है कि विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? विडाल परीक्षण भैया टाइफाइड की जांच करता है। विडाल परीक्षण से किसका जांच होता है? तो टाइफाइड का। अच्छा, ये टाइफाइड जो बीमारी है ये किनके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। अच्छा, उस जीवाणु का नाम क्या है भैया वो बताइएगा। तो वो है साल्मोनेला। क्या है मेरे भाई? वो है साल्मोनेला। एक आता है भैया टाइफी, ऐसे आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। टाइफी होता है, ये इसी प्रकार का जीवाणु है जिसके कारण टाइफाइड होता है और विडाल परीक्षण भैया इसकी जांच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साल्मोनेला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? तो कैंसर हो जाएगा। अच्छा, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 27 नंबर सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपने एक चीज पढ़ा होगा WHO के बारे में, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, जिसकी स्थापना आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, यहां पे याद रखना है 7 अप्रैल 1948 को इनका भैया स्थापना हुआ था और इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को जो है ना हर एक वर्ष जो है यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ऐसे मनाना जो है 1950 से शुरू हुआ, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, मुख्यालय कहाँ है? इनका मुख्यालय जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ओन्कोजीन इनमें किनके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए। इसीलिए तो मैंने बताया कि कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? कैंसर कोशिकाओं का विभाजन किस विधि के द्वारा होता है? तो समसूत्री विभाजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। शहद का निर्माण कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? समुद्री मछली बताइएगा क्या हो जाएगा इनमें? समुद्री मछली तो भैया हिल्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे प्रश्न है कि कल्याण सोना किसकी किस्म है भैया? कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना प्यारे भाई, क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग। चलो 33 नंबर सवाल को देखो। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फिब्रोइन नामक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति तो नहीं होगा, अंडा उत्पादन रजत क्रांति है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद मछली भैया मत्स्य पालन, ये क्या होता है भैया? ये नीली क्रांति से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। तो तिलहन उत्पादन यहाँ पे पीली क्रांति से हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि आप हमें बता सकते हो कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हरित क्रांति वाला कौन सा हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लेकिन नीचे में एक और सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले नीचे देखेंगे, ये देखो, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। 35 का सी हो जाएगा। और नीचे में एक प्रश्न आप के होमवर्क के लिए ये रहा, तो ये मेरे भाई इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। 4 विकल्प आपके सामने है मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इस 35 ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई अपना स्कोर जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।